श्री किरोड़ीलाल मीणा झालावाड़ के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने खानपुर कस्बे में मत्स्य जयंती कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधन भी किया, जिसका आयोजन मीणा समाज ने किया था। वहीं इसके पहले मंत्री मीणा के खानपुर पहुंचने पर काली तलाई तिराहे पर पूर्व विधायक नरेंद्र नागर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं बाद में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कस्बे में शोभा यात्रा में भी शिरकत की। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी बातें भी की। क्या कुछ और कहा है, आपको सुनाते हैं सीधा। एक तो प्राकृतिक आपदा जिसमें अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, उसमें अनुदान दिया जाता है। 33% नुकसान हुआ, उसका जायजा पटवारी और एग्रीकल्चर के अधिकारी लेते हैं रेवेन्यू के लिए। एक होता फसल बीमा। फसल बीमा जिसने प्रीमियम जमा की हुई है उसके नुकसान होने पर उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इधर मैं आया हूँ तो उसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है, जिसकी हम जांच करेंगे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां शेखावटी की रेतीली जमीन और गर्म जलवायु को केसर की खेती के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, लेकिन मंडावा के किसान रविकांत शर्मा ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अमेरिकन केसर की खेती का सफल प्रयोग करके करीब 150 पौधे तैयार किए हैं। केसर के पौधे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और इन पर फूल भी आ गए। रविकांत के पहले प्रयास में केसर के सारे पौधे नष्ट हो गए थे, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने देसी तरीके से खाद तैयार की और फिटकरी से पानी शुद्ध करके सिंचाई की और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और अमेरिकन केसर के पौधे फलने फूलने लगे। उनका यह प्रयोग न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह क्षेत्रीय कृषि में नए अवसर भी खोलता है। अगर यह प्रयोग बड़े पैमाने पर सफल रहा तो किसानों को केसर जैसी कीमती फसल से अच्छी आय हो सकती है। आपने जो केसर की छोटी सी खेती करी ही बीका मैंने आपने कोई किसान हो, कोई दोस्त बीकन से कोई बीज वगैरह लिया है। बीके बाद जो पहले ये खेती के लिए प्रयास करे वो खराब हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेहनत करी परिवार के सब साथ था। बाद धीरे धीरे एक मैंने पानी थोड़ा सा फिटकड़ी मिला के कुछ करके बाद थोड़ी सी खाद वगैरह आपने जो चाय पत्ती मिला के ऊपर मेहनत करी कि मैंने केसर उगाई। बाद सफलता भी दी। मैं चाहूँ कि आपने इस ज़मीन का मैंने भी अपना नहीं कर सका वो काम भी कर सका जना मत खुश हमने कहीं के लिए प्रति जागरूक हो। आपने ज़मीन खराब होनी मेहनत मांगे बस तरीकों गलत सही है, वही फ़र्क है। और भी कबान मेहनत करी। अब थोड़ी जगह का मैंने कैसे लगाई। अरे बारां शहर में ईद की नमाज के बाद ईदगाह में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। सुबह बारां शहर की ईदगाह में ईद की नमाज अदा होने के बाद कुछ मुस्लिम नमाजियों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी यहां लगाए गए। कुछ युवकों के द्वारा हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लेकर गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठन इस बात का जब पता चला उन्हें तो उन्होंने प्रशासन के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की और इसके बाद दोपहर बाद कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान द्वारा मामले में एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज, मौलाना आरिफ अंसारी, वसीम सलामत, असलम अंसारी सहित 13 नामजद लोगों के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। जयपुर में आज से नारायण सिंह सर्किल पर निजी और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया है और अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर यहां पर रुकेगी, जबकि आगरा जाने वाली रोडवेज की बसें रोटरी सर्कल से चलेंगी, जिसके लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्किल के रूट से ही बसें निकलेंगी, जो स्टैचू सर्किल से नारायण सिंह सर्किल होकर ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगी। तो आज से नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉप बंद कर दिया गया है और कहां से बसें चलेंगी वो हमने आपको बताया। आपको बताते चलें कि जो नारायण सिंह सर्किल पर निजी और जो रोडवेज बसें चलती थी दोनों का संचालन बंद हो गया है। अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेगी, जो भी बसें और रोडवेज बसें और निजी बसें चलती थी, जबकि जो आगरा जाने वाली रोडवेज की बसें हैं वो रोटरी सर्किल से चलेंगी, जिसके लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्किल के रूट से ही बसें निकलेंगी।
और कोटा में एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स से मारपीट के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल से बाहर निकल गए और आक्रोश जताने लग गए, जिसके कारण देर रात इमरजेंसी सेवाएं भी ठप होने लगी। आज भी रेजिडेंट डॉक्टर के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी बिना एनओसी के बेचने का मामला सामने आया और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोसाइटी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जिन प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था उनमें से 22 बीघा जमीन को बेहद कम दामों पर नीलाम किया गया। देखिए रिपोर्ट। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गंभीर आरोप, ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी बेचने का आरोप, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठाए थे सवाल। साल 2018 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। दावा किया गया कि निवेशकों के करोड़ों रुपयों का गबन किया गया, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी के बेच दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजस्थान समेत 28 राज्यों में 800 से ज्यादा शाखाओं के जरिए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद भी साल 2024 और 25 में ईडी की इजाजत लिए बगैर सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण कर दिया और करीब 22 लाख बीघा जमीन को बाजार में कम दामों पर नीलाम किया। आखिर इतना बड़ा खेल किसकी सह पर हो रहा है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों पर आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को बिना ईडी की एनओसी के लिक्विडेटर के नाम खोलने और बाजार कीमत से आधे कीमत पर नीलामी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला हुआ। सिरोही से ये फर्जी सोसाइटी का नेटवर्क शुरू हुआ। इसमें सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा दिया गया। 5 साल में रकम डबल करने का दावा किया गया। 10 से ज्यादा सोसाइटी पर 250 से ज्यादा केस दर्ज। 28 राज्यों में 800 से ज्यादा ब्रांच खोली गई थी। 20 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा था। ईडी ने अब तक 2075 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है और सवाल है कि क्या जनता की कमाई पर एक बार फिर से डाका डाला जा रहा है और किसकी शह पर जनता के पास जाने वाली जमीन को नीलाम किया जा रहा है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि 3 बार गहलोत सीएम रहे पर बाजरे की खरीद पर सोचा तक नहीं। साथ ही इस दौरान जेल में मोबाइल मिलने पर कहा कि लापरवाही हुई है, मामले में एक्शन भी हुआ है। देखिए, गहलोत साहब ने अपने 3 टेन्योर उनके हुए, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कभी भी बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। श्री अन्न का जो प्रचार, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी बाजरे की खरीद ये एमएसपी पर खरीद करने का निर्णय किया और वो खरीद नियमानुसार हो रही है।
इसमें गहलोत साहब को तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। ये बात सही है कि जेल में मोबाइल मिला, सिम कार्ड भी मिला, तो उनको दंडित किया गया, अधिकारियों को भी दंडित किया गया, जो जेल के प्रहरी थे या जो जेलर थे उनको भी दंडित किया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसके कारण से जेल में ये सब सुविधाएं कैदी उपलब्ध करवा देते हैं। जहाँ तक धमकी की बात है, तो कोई भी सिरफिरा ऐसी कोई धमकी दे देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ, ये बात सही है, सावधानी की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने भी कहा है, कल भी हम साथ में थे तो मैंने भी कहा कि हमें थोड़ा सा सावधान तो रहना चाहिए। कोई भी सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी को भी जब क्षति पहुंचा दी थी, तो ये सावधानी की तो जरूरत है। निजी बस यूनियन का अनशन जारी है। देर रात अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई और हालत खराब होने पर मेडिकल की टीम वहां पर पहुंची। अनशनकारी को अस्पताल, उप जिला अस्पताल लाया गया है। अवैध जीपों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करने पर हड़ताल यहां पर निजी बस यूनियन के द्वारा की जा रही है। 18 दिनों से बसों का चक्का जाम है और 15 दिन से धरने पर ये कर्मचारी बैठे हुए हैं। अवैध जीपों के संचालन के विरोध कर रहे हैं बस यूनियन। बांदीकुई में निजी बस यूनियन का धरना जारी है, जिसमें 15 दिन से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें अचानक से एक अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया, उपजिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। मेडिकल की टीम धरने पर बैठी है। यहाँ पे बता दें कि अवैध जो 20 जीप चल रही है उसके खिलाफ ही ये बस संचालक ने धरना दे रखा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने की वजह से ये धरना अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रदर्शन के दरमियान एक तबीयत बिगड़ गई एक शख्स की, क्या कुछ जानकारी, और ये जो अनशन है ये कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन और अनशन जारी है। दौसा बांदीकुई में निजी बस यूनियन अधिकारी हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 17 दिनों से बसों का चक्का जाम है और बस चालकों ने हड़ताल कर रखी है। 15 दिन से धरना चल रहा है और अनशन का आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन बीती रात को एक अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी। तत्काल जो मेडिकल की टीम है वो मौके पर पहुंची, लेकिन जो उसकी हालत गंभीर थी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। निजी बस चालकों का कहना है कि जो जीप चालक हैं वो मनमानी किराया वसूल कर रहे हैं और अवैध रूप से उनका संचालन हो रहा है। ऐसे में उन पर कार्रवाई हो और उनको बंद किया जाए। तो ये 15 दिन से जो चक्का जाम है, इस वजह से सरकार को राजस्व घाटा भी हो रहा होगा। दूसरी बात ये कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया गया है या नहीं? किसी चीज से कोई बातचीत, कोई आश्वासन? बिल्कुल, सरकार को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान जो मेहंदीपुर बालाजी के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हो रहा है, क्योंकि बाहरी राज्यों से श्रद्धालु बांदीकुई जंक्शन पर उतरते हैं, उसके बाद में बस व जीपों के माध्यम से मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। लेकिन 50 रुपए का इनका किराया होता है, लेकिन ये जो जीप चालक होते हैं ये 150 से 200 रुपए उनसे वसूलते हैं। इसी बात का ये जो बस चालक हैं विरोध कर रहे हैं। और जो बसों का संचालन हो रहा है, उन जो जीपों का संचालन हो रहा है उसमें जीपों के पास परमिट भी नहीं है। ऐसे में परमिट लागू करने की मांग को लेकर ये किया जा रहा है। और अब 17 दिनों से ये बसों का चक्का जाम है, 15 दिन से धरना है और तीसरा दिन आज अनशन का है। जी, ये बताइए कि किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है क्या? इनसे किसी से बातचीत हुई है, किसी अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से? बिल्कुल, कल बांदीकुई के एसडीएम इनके पास पहुंचे थे धरना स्थल पर और वार्ता की थी कि आपकी जो जीप चालक है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके परमिट चेक किए जाएंगे। लेकिन जो बस चालक है उनका कहना है कि एक भी जीप का परमिट नहीं है। ऐसे में जीपों का संचालन इस रूट पर बंद किया जाए, ताकि मेहंदीपुर बालाजी के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और जो उनको ज्यादा किराया नहीं देना पड़े, मनमाना किराया नहीं देना पड़े। ठीक है, मुझे ये चीज और बताएगा आशीष कि जो जिसकी तबीयत बिगड़ी है उनकी कंडीशन अभी कैसी है? बिल्कुल, क्योंकि रात के समय उनको चक्कर और उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन वो बांदीकुई अस्पताल में फिलहाल एडमिट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो निजी बस यूनियन का अनशन जारी है और अनशन कर्मी की एक तबीयत अचानक से बिगड़ गई और अनशनकारी को उप जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया गया है।